आज की इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में 6 ऐसे सवाल आपको बताएंगे भाई जो कि एग्जाम में कंफर्म आएगा और यहां से आपका 20 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। और आपको बता दें ये पार्ट नंबर 8 है भाई। अगर आपको पार्ट 1 से कंप्लीट वीडियो देखना है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना है, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी उसका एक प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और आज के इस वीडियो में ये जो सवाल आप देख रहे हैं भाई, जो 5 भाग को करना है, यानी कि 4-4 अंक वाले जो 5 सवाल आपको एग्जाम में आते हैं, वो सभी सवाल आपके कराने वाले हैं भाई। जो कि ये जो पहली सवाल है ये चैप्टर 3 या 4 की है, और ये जो आपका है भाई ये तो वृत्त से लिया गया है, और ये त्रिभुज की सवाल है, और ये चैप्टर 2 की है भाई जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, और ये तो माध्यिका यानी कि माध्य की है। और इसके बाद एक सवाल और बताएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में टोटल 6 सवाल देखने वाले हैं, जिसमें से 5 सवाल तो एग्जाम में कंफर्म आएगी ही आएगी। जो 5वीं यानी कि जो 6वीं नंबर सवाल है वो हम प्रायिकता की देखेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और इसको देखते हैं। और भाई जो 6 अंक वाली सवालें आती हैं ऑलरेडी उसके लिए भी हम वीडियो बनाए हुए हैं भाई। सभी वीडियो को लाइन से देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में तो जाना ही पड़ेगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आखिर इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है काफी आसान तरीके से और काफी आसान भाषा में हम देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए जो ये सवाल है ना, ये सवाल भाई काफी इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल की है, और आपको बता दें भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पल से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में उठाए जाते हैं। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत ऐसे विषम धन पूर्णांक हमें ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 290 होना चाहिए। तो यहां पर हमें मानना पड़ेगा, लिखेंगे दो क्रमागत दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो इसको हम मान लेते हैं भाई, माना दो धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, एक को यक्स मान लेते हैं और अगले को जो है यक्स प्लस हम 2 मानेंगे, क्योंकि धनात्मक क्या होना चाहिए, विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तब यहाँ पर जैसे मान लो यक्स को अगर हम 1 माने तो यहाँ पर अगर 1 करें तो 1 में 2 जोड़ने पर 3 यानी कि विषम आ जाए। जैसे हम इसको 3 करेंगे तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5 विषम होगा। अगर हम यक्स प्लस 1 कर देते तो भाई विषम अगर हम 3 मानते तो 3 1 4 सम हो जाता। इसलिए हमें वही सोच समझ के मानना पड़ेगा भाई, यक्स तथा यक्स प्लस 2 किसी भी विषम संख्या में अगर हम सम संख्या जोड़ते हैं तो ऑलरेडी विषम संख्या ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो है लास्ट में लिख देंगे यक्स तथा यक्स प्लस 2 है। अब उसके बाद देखिए ये प्रश्नानुसार क्या बोला था, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब होता है कि प्रश्न में बोला क्या है, बोला है जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। मतलब जो यक्स है इसका वर्ग और जो यक्स प्लस 2 है इसका वर्ग, इनके वर्गों का योग, योग माने जोड़, योगफल कितना होगा भैया, 290 होगा। कितना होगा, 290 होगा। अब इसी को सॉल्व करना है और हमें यक्स का मान निकालना होगा। तो ये हो जाएगा हमारा यक्स स्क्वायर प्लस में ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, ए का मतलब यक्स है तो यक्स स्क्वायर, धन में बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। धन में 2 गुणे पहली दूसरी मतलब 2 यक्स दूनी 4 यक्स, कितना हो जाएगा 4 यक्स होगा, बराबर में 290 हो गया। तो यक्स स्क्वायर को अगर हम यक्स स्क्वायर में जोड़ें तो ये हमारा आएगा 2 यक्स स्क्वायर। अब पहले हम 4 यक्स को लिख लेते हैं प्लस में 4 यक्स। अब यहाँ पर हम प्लस में 4 को लिखेंगे, ये जो 290 है ना इसको भी उठाकर इधर ला लो, तो ये हो जाएगा माइनस का 290, इक्वल में कितना करेंगे 0। 2 यक्स स्क्वायर प्लस में 4 यक्स, प्लस का 4 है, ये माइनस का 290 है, यानी कि 290 में 4 घटेगा, क्योंकि भाई 4 में से 290 घटेगा नहीं। जब हम 290 में से 4 को घटाएंगे तो ये माइनस का 286 आ जाएगा, इक्वल में 0। सब में से हम कॉमन लेंगे 2, क्योंकि 2 कॉमन हो रहा है, तो यक्स स्क्वायर प्लस में 2 यक्स माइनस का 2 कॉमन लेने के बाद 143 होगा, इक्वल में 0। यक्स स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 2 यक्स माइनस का 143, 2 का पक्षांतर करेंगे ये 0 की तरफ आएगा, 0 के बटे में आएगा भाई, 0 के बटे में 2 आएगा तो 0 ही हो जाएगा। अब इसका हम करेंगे गुणनखंड, तो यक्स स्क्वायर प्लस में आप 143 का जब खंड करेंगे तो ये 11 और 13 से कटेगा, यानी कि 13, पहले क्या लिखेंगे 13 यक्स माइनस में 11 यक्स, माइनस का 143 इक्वल में क्या होगा 0 होगा। ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस में 13 यक्स
प्लस माइनस माइनस का 11x फिर माइनस का 143 इक्वल में क्या होगा 0 होगा। अब उसके बाद इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे यक्स, तो ये होगा यक्स प्लस 13 हो जाएगा। इन दोनों में से माइनस 11 कॉमन लेंगे तो ये यक्स प्लस 13 हो जाएगा इक्वल में 0 होगा। तो ये देखिए दोनों मैच करा, दोनों को हम एक में करेंगे यक्स प्लस 13, ये जो बाहर है भाई वो एक में होगा यक्स माइनस 11 इक्वल में 0। तो ये होगा यक्स बराबर, ये माइनस 11 है इधर आ जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। यक्स बराबर कितना होगा प्लस का 11 होगा। अगला जो है यहाँ पर देखिए यक्स प्लस का 13 है इक्वल का 0, तो ये हो जाएगा प्लस 13 इधर आएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा। यक्स बराबर क्या होगा माइनस का 13 होगा। जो कि भाई माइनस की जो संख्या होती है ना ये मान्य नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे अमान्य है। क्या है अमान्य है, मतलब ये मान्य नहीं होगा। हमें केवल मान्य करना है भाई धन की संख्या को, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, अतः दोनों क्रमागत, अतः दोनों, यही तो हमसे शुरू में माने थे, जो हम माने थे वही लिखेंगे। माना दोनों क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक था ना, विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, एक को यक्स माने थे, अगले को यक्स प्लस 2 माने थे। तो यक्स की जगह पर 11 करेंगे तथा यक्स प्लस 2 का मतलब क्या होगा भाई, यक्स की जगह पर 11 प्लस 2 हो जाएगा 13, तो 11 प्लस 13 है, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। यही इसका भाई आंसर होगा, जो कि काफी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। जो कि यहाँ से जो है आपके एग्जाम में भाई पूरे 4 अंक कहीं पर भी नहीं जाएंगे। और बहुत ज्यादा कमेंट था भाई 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए, तो भाई 10 ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये एक क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि भाई काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सवाल नंबर दूसरी, अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर दूसरी है आपके सामने है बहुपद की, और आप भाई चैप्टर 2 खोल के रखिएगा। एनसीईआरटी हो या मनोहर हो या कोई भी आपके पास बुक हो, आप चैप्टर 2 खोल लीजिएगा भाई। उसमें जो 6 नंबर वाली जो सवाल होती है और 4 नंबर वाली जो सवाल होती है वो यहीं से आती है, इससे बाहर नहीं। क्योंकि चैप्टर 2 में इसके अलावा है क्या भाई, एक ये है या तो एक समीकरण बनाने को दिया है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया बहुपद, क्या लिखेंगे दिया गया बहुपद, मतलब जो हमको दिया गया है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या है यक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, बोला है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करने से पहले सबसे पहले तो इसका गुणनखंड कर लो, तो ये होगा यक्स स्क्वायर प्लस भाई 10 है और ये आगे कुछ नहीं तो एक, 10 एक नम 10, 10 का ऐसा खंड करो कि जोड़ने पर 5 आए, तो 5 दूनी 10, 5 2 7 हो जाएगा, यानी कि 5x प्लस में 2x प्लस का 10 होगा। यक्स स्क्वायर प्लस में होगा 5x प्लस 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 ही होगा 2x प्लस का 10। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे यक्स, तो यक्स प्लस का 5 होगा। इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस का 5 हो जाएगा। ये दोनों एक में हो जाएगा यक्स प्लस का 5, और जो बाहर है वो एक में हो जाएगा यक्स प्लस का 2। इतना कहने के बाद हमें शून्यक निकालना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्य को के लिए, शून्य के लिए कोई भी गिनती हो भाई उसके बराबर में हम 0 कर देते हैं। जैसे हमारा इसका गुणनखंड आया था यक्स प्लस 5 और यक्स प्लस 2, शून्य के लिए क्या हो जाएगा इसके बराबर में 0 हो जाएगा। शून्य के लिए क्या हो जाएगा इसके बराबर में 0 हो जाएगा, तो ये होगा यक्स प्लस 2 इक्वल का 0 होगा। यक्स बराबर ये प्लस का 2 है इक्वल के इधर करेंगे तो ये हमारा माइनस का 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है यक्स प्लस 5 इक्वल में क्या करेंगे 0 करेंगे, तो यक्स बराबर ये प्लस का है तो इधर आएगा माइनस का 5 हो जाएगा। यानी कि यक्स के जो मान आए हैं वो माइनस का और प्लस नहीं माइनस का 2 और माइनस का 5 आया है। अब इतना कहने के बाद तुरंत यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे अतः। सबसे पहले तो जो हमें बहुपद दिया लिखेंगे अतः बहुपद, भाई बहुपद ये दिखाई दे रहा ना, ये बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10 के शून्य, क्या लिखेंगे के शून्य, पहला शून्यक है माइनस का 2 तथा -5 है, ये इसके शून्यक हो गए। और साथ में ही क्या बोला भाई, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो, यानी कि इसको हमें जांच करना है। तो यहाँ पर जो है क्या काम करेंगे, डालेंगे जांच, क्योंकि यहाँ पर 4 अंक आते हैं, 2 अंक यहाँ तक के और 2 अंक इसके जांच करने के मिलते हैं हमें। तो यहाँ पर देखिए जब जांच होगी, जांच दो स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है शून्यकों का गुणनफल, पहला होता है शून्यकों का योगफल करते हैं पहले, शून्यकों का योगफल। ये काफी आसान होता है, माइनस यक्स का गुणांक इसका स्ट्रक्चर होता है, यानी कि फार्मूला यक्स माइनस में यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है शून्यकों का योगफल। तो भाई शून्यकों का योग, तो शून्य कौन से हैं, यही है, तो शून्य की है, ये दोनों शून्य है, तो इन दोनों का योग चाहिए, मतलब -2 योग माने जोड़ माइनस का 5, तो इसको ब्रैकेट में करिए क्योंकि भाई माइनस लगा है, माइनस यक्स के गुणांक में, यक्स के गुणा में क्या है प्लस का 7 है,
बटे में यक्स स्क्वायर का गुणा में क्या है भाई, यक्स स्क्वायर की गुणा में कुछ भी नहीं है तो हम एक मानेंगे। -2 प्लस माइनस माइनस का 5 हो गया, -7 बटे में एक लिखा नहीं जाता है, ये हो जाएगा -7 बराबर का -7 हो जाएगा। -7 बराबर का क्या होगा, -7। ये हमारा पहला जांच हो गया। इसी में दूसरा जांच क्या होता है भाई, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है, काफी आसान होता है भाई, अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, शून्यकों का गुणा। भाई शून्य कौन कौन से हैं, -2 है गुणा -5 बराबर में अचर पद। अचर पद का मतलब क्या है, जिसमें यक्स वाला ना हो। भाई यक्स वाला किस में नहीं है, 10 में है, ये 10 आपका अचर हो गया, इसमें नहीं है। यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है तो हम 1 कर देंगे। गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 दूनी का 10, 10/1 यानी कि 10 हो गया। यानी कि -7 यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर भी बराबर। जब बराबर हो जाए तो समझ लीजिए जांच आपकी कंप्लीट हो गई और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपके समझ में आया होगा भाई, जो कि ये सवाल नंबर दूसरी है और एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग समझ के जाना, पढ़ के जाना, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। जो तीसरी नंबर सवाल है भाई, ये माध्यिका भाई सांख्यिकी से लिया गया है, जो कि इसमें माध्य निकालना है और माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये तीनों टॉपिक भाई काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलरेडी हम तीनों टॉपिक पर वीडियो बनाए हुए हैं और बाकी आपको बार बार बोलते हैं भाई, सभी वीडियो को लाइन से जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिए हैं। आप लोग भाई यूट्यूब पर इधर उधर भटकने से अच्छा है, शायद भाई अच्छा होगा आपके लिए कि आप डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, प्लेलिस्ट से लाइन 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 से पढ़िए और जो सवाल लगे कि हाँ ये सवाल आपको आती है तो भाई उस वीडियो को छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर तीसरी है भाई, वो आपके सामने है। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। जबकि यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है। देखिए जब भी माध्य निकालना हो तो भाई माध्य के लिए सबसे पहले तो हमें जो वर्ग अंतराल दिया है उस वर्ग अंतराल को लिखेंगे और साथ में ही साथ हमें यहाँ पर यक्स चाहिए, जो कि इसके साइड में लिख लेते हैं। फिर उसके बाद बारंबारता है, बारंबारता को हम लोग भाई खैराल यफ से दिखाते हैं, तो बारंबारता हमारा यफ हो जाता है और साइड में हमें यफ गुणे यक्स निकालना पड़ता है। ये हमारे माध्य में भाई ये 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। कभी कभी तो जहां वर्ग अंतराल है, इस वर्ग अंतराल की जगह पर ऑलरेडी यक्स दिया होता है, तो इसलिए हमें वहां पर भाई यक्स नहीं निकालना पड़ता है। बाकी ये 4 चीजें हमें बहुत जरूरत होती है माध्य निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ग अंतराल है ये हमारा 0 से 10 है, फिर क्या है 10 से 20 है, फिर क्या है 20 से 30, फिर 30 से 40, उसके बाद दिया है 40 से 50। ये हमारा जो है वर्ग अंतराल दिया हुआ है। अच्छा यहाँ से वर्ग अंतराल से हमको यक्स निकालना पड़ता है, तो भाई यक्स की जगह अभी हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यफ वाला देख लीजिए 2 दिया है और इसके सामने 4 दिया है, इसके सामने 7 होगा, 3 होगा, 2 होगा। भाई यही लिखें 2 4 7 3 2 हम लिखे हुए हैं। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए भाई, यहाँ पर चाहिए यफ गुणे यक्स और यफ गुणे यक्स के लिए हमें यक्स निकालना होगा। यक्स काफी आसान तरीके से निकलता है। पहले 0 में 10 को जोड़ो, 10 0 10 होगा, 10 का आधा करो, आधा का मतलब 2 से भाग, तो आधा करेंगे 5 होगा। 20 10 30 होगा, 30 का आधा करेंगे 15, 30 20 50 होगा, 50 का आधा 25 और 40 30 70 होगा, 70 का आधा 35, 50 40 90 होगा, 90 का आधा 45 होगा। तो यक्स वाले को हम योग करके छोड़ देंगे और बारंबारता को हम सिग्मा यफ करेंगे और ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको हम जब जोड़ेंगे तो 2 4 6 7 6 13 होगा, 13 13 में से अगर हम 5 को जोड़े, 3 2 5, 13 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब इसका हम गुणा कराएंगे तो 5 दूनी कितना होगा, 10 हो जाएगा, 15 चौको 60 होगा, 25 सत्ते कितना होगा, 25 सत्ते भाई 175 होगा, 35 तिहैया 3 25 15 और 3 त्रिक 9 9 1 10, 35 तिहैया 105 हो गया और 45 दूनी कितना होगा, 90 होगा। तो भाई इसको भी जोड़ेंगे 0 0 5 5 10 0 10 10 की 0 हासिल आए, तो 1 6 7 7 14 14 9 4 13 23 हासिल 1 24 की 4 हासिल आए 2, तो 1 1 2 हासिल 2 है, 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। भाई 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। इसको फिर से जोड़ लेते हैं, 2 4 6 7 6 13 13 3 16 2 18 करेक्ट है। अभी यहाँ पर देखिए हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य कहे या फिर समांतर माध्य, बात एक ही है, ये होता है सिग्मा एफ एक्स इक्वल में ओ अपान में सिग्मा एफ होगा। तो ये आया है भाई 440 बटे का 18 आया है, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 जीरो 0 2 9 18, तो ये हो जाएगा हमारा 220 अपान का 9। यहाँ पर हम 9 से अगर हम भाग दें 220 में, 9 दूनी 18 होगा, 18 4 22, ये 0 हो जाएगा, 9 चौक 36 होगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 4 बचेगा, फिर यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0 9 चौक 36 यानी कि ये जाएगा 24.44 जाएगा।
ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। और यहाँ पर भाई हम कोशिश किए हैं, जो गुणा यहाँ पर किया गया भाई सही तरीके से किया गया है। बाकी अगर गुणा में मिस्टेक हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं, बाकी 100% इतना तो भाई क्लियर है कि भाई नॉर्मल गुणा है, जो कि गुणा और जोड़ भाई सही होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे और आपको भाई फिर से बोल दे रहे हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। यहाँ से हर बार 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर चौथी, जो कि ये सवाल नंबर जो चौथी है, ये भी आपके भाई त्रिभुज से लिए गए हैं और त्रिभुज के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि थेल्स प्रमेय पर आधारित होते हैं। और यहाँ से आपको 4 ही नहीं बल्कि 6 अंक का भी आता है। भाई हम ये जो नंबर बता रहे हैं 4 और 6 नंबर, ये भाई यूपी बोर्ड का है। बाकी बिहार बोर्ड, एचपी बोर्ड भाई कहाँ और अदर जगह जितने भी बोर्ड एग्जाम होते हैं भाई, यूपी के चाहे जो एग्जाम हो भाई सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस या फिर डॉक्टर मनोहर, ये सारी बुकें भाई सब एक होती हैं। बस सिलेबस में थोड़ा बहुत का डिफरेंट कर देता है, बाकी भाई सब कुछ सेम होता है। भाई जैसे मान लो यूपी बोर्ड में है, चलिए ठीक है 100 सवाल हैं, और भाई आप बिहार बोर्ड से हैं तो आप में भी 100 सवाल हैं, तो भाई 100 सवाल अगर मैच कराएंगे तो लगभग भाई 80 से 90 सवाल मैच करते हैं। बस कुछ सवाल होते हैं जो इधर उधर की होती है, लेकिन हाँ जब आप इनको समझ लेते हैं ना तो उनको आप आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए चित्र में, तो यहाँ पर चित्र में भाई देख लिए चित्र को, यहाँ पर दिया है तो लिखेंगे हम, दिया है क्या दिया हमको, यलियम समांतर का सीबी दिया है, यलियम समांतर का सीबी दिया है, और साथ में ही यलियम समांतर सीडी दिया है, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इतने को देख लेते हैं। तो चलिए यहीं पर इसको देखते हैं। सबसे पहले हम यलियम और सीबी देखेंगे। तो भाई यलियम और सीबी को हम चित्र में देखेंगे, यलियम ये है और सीबी ये है, ये हमारा यलियम है, ये हमारा सीबी है। अब इन दोनों रेखाओं से बनने वाले, मतलब ये दोनों रेखा मतलब जिसमें टच हो उससे त्रिभुज कौन सा बनेगा, तो ये त्रिभुज हमारा बनकर तैयार हो गया। इस त्रिभुज में से 2 त्रिभुज का नाम लिखिए। तो भाई एक यहाँ से ए यम यल, ए यल यम, तो यहाँ पर लिखेंगे ए यल यम, एक त्रिभुज हो गया। और कंप्लीट जो त्रिभुज बनेगा ए से लेकर जाएगा बी तक, बी से आएगा सी तक, तो हो जाएगा ए बी सी, ये हमारा दूसरा त्रिभुज हो गया। तो भाई इतना तथा इतने से, इन दोनों में हम एक थेल्स प्रमेय यूज कराएंगे। थेल्स प्रमेय क्या होता है सुनिएगा, जैसे अगर हम एम के बटे में यम बी करते हैं, एम के बटे में यम बी कर दें, एम के बटे में यम बी, यानी कि एक एम के बटे में अगर हम यम बी कर दें, मतलब पहले ऐसे फिर ऐसे, तो इधर भी वही करना होगा, पहले यहाँ तक फिर यहाँ से यहाँ तक, ए एल के बटे में यल सी हो जाएगा, ए एल के बटे में यल सी हो जाएगा। और ये हमारा बनेगा समीकरण 1, जो कि थेल्स प्रमेय होता है, जो कि इन सभी सवालों को काफी आसान बना देता है। अगला है यलियन समांतर सीडी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यलियन समांतर सीडी। अब यहाँ पर अगर हम यलियन और सीडी को कवर करें तो भाई यलियन हमारा ये है, सीडी ये है, तो यहाँ से जो त्रिभुज बनेगा इस तरीके से हमारा ये त्रिभुज बनेगा। तो इसका मतलब है भाई जैसे हम छोटा 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 लिए थे, वैसे ए एन के बटे में हम एन डी लेंगे। क्या लेंगे, ए एन के बटे में एन डी लेंगे, और इधर से इधर हो गया। अब भाई ये दोनों में आ रहा तो क्या दिक्कत है, हमें ए एल के बटे में यल सी लेना होगा, ए एल के बटे में यल सी लेना होगा, जो कि ये हमारा समीकरण 2 बनेगा। और भाई यहाँ त्रिभुज नहीं लिखा तो यहाँ साइड में नीचे लिख दे रहे हैं आप लोग, भाई लिख लीजिएगा। त्रिभुज क्या बनेगा, ए यल यन, तथा अगला क्या बनेगा ए सी डी, ए त्रिभुज ए सी डी से। ठीक, अब उसके बाद आप समीकरण 1 व 2 को कंपेयर करो, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को, या 2 को 2 से लिख दो, 2 से मतलब दोनों को सॉल्व करके करेंगे। तो इसके इक्वल के बाद ए एल यल सी है, और यहाँ पर भी इक्वल के बाद ए एल यल सी है। जब इक्वल के बाद के अंक बराबर हैं तो आपस में भाई पहले वाले भी बराबर हो जाएंगे, यानी कि पहले क्या है ए एम बटे का यम बी बराबर हो जाएगा ए एन के बटे में एन, हाँ ए एन के बटे में एन डी हो जाएगा। सिद्ध करने वाला देखो मिल रहा है क्या, तो भाई यहाँ देखिए क्या है, ए एम के बटे में बी एम है, तो ये हो गया हमारा ए एम के बटे में, इसको आगे पीछे करेंगे बी एम हो गया। और यहाँ पर क्या है, ए एन के बटे में डी एन है, तो ये हो गया हमारा ए एन के बटे में डी एन हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा, जो कि यही हमें सिद्ध करना था। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। लास्ट में हम क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, जो कि यही हमें सिद्ध करना था, और ये हमारा सिद्ध हो गया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और आसान सवाल थी, और आप सभी के भाई समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं सवाल नंबर 5वीं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। भाई इसके बाद जो 6वीं नंबर सवाल है वो वृत्त की सवाल है, जो कि भाई अभी आपको हम पेपर में मतलब सबसे शुरू में ही दिखाए थे क्वेश्चन बैंक में। भाई सवाल दूसरे नंबर पे थी, लेकिन भाई इसको इसी हिसाब से डिजाइन की ताकि आपके समझ में आ जाए, क्योंकि आपको भाई आसान आसान सवाल लेकर बताए हैं, जो कि ये भी आसान है। खैर अब सब आपके लिए आसानी है भाई, आपको समझ में सब सवाल आ जाएगी अच्छे से। तो यहाँ पर दिया है एक थैले में 5 लाल गेंद है,
5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो भाई थैले में 5 लाल गेंद है, समझ में आ रहा है। कुछ नीली गेंदें हैं, मतलब नीली गेंद की संख्या में नहीं मालूम है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं माना नीली गेंद की संख्या यक्स है। कितना है? यक्स है। और लाल गेंद की संख्या बोल रही है, तो यहाँ लिखेंगे तथा लाल गेंद की संख्या 5 है। क्या है? लाल गेंद की संख्या 5 है। फिर उसके बाद क्या है? अच्छा, कुल गेंदों की संख्या कितना हो गया भाई? कुल गेंदों की संख्या यक्स प्लस 5 हो जाएगा, या फिर 5 प्लस यक्स कर दो, दोनों सही भाई। 5 लाल है और यक्स नीली है, तो 5 प्लस यक्स या फिर यक्स प्लस 5 दोनों सही है। ये हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला गया है? इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, चूंकि लगा देते हैं, इसका मतलब कोई नया स्टेप हम यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता। फिर उसके बाद क्या बोला है? नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है। क्या निकालने की भैया? लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, मतलब हम 2 से क्या करा देंगे? गुणा कराएंगे। दुगनी का मतलब होता है 2 से हम क्या कराएंगे? गुणा करा देंगे। तो गुणा कराए हैं। अब यार नीली गेंद की जो प्रायिकता है ना भाई, नीली गेंद कितनी है? नीली गेंद यक्स है। और कुल गेंद कितनी है? वो नीचे लिख दो, यक्स प्लस 5 हो गया। नीली गेंद कितनी है? यक्स है। और कुल गेंद कितनी है भाई? यक्स प्लस 5 है, और बराबर का 2 गुणे का। फिर लाल गेंद निकालने की हमें प्रायिकता, भाई लाल गेंद कहाँ पर है? लाल गेंद कितनी है? 5 है। और टोटल गेंद कितनी है? तो भाई यक्स प्लस 5 है। अब आगे सॉल्व करेंगे, यक्स अपान यक्स प्लस 5 हो गया, 5 दूनी का 10, यक्स प्लस 5 हो गया। तो यक्स प्लस 5 से यक्स प्लस 5 कटेगा, यक्स बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, यक्स बराबर 10 हो जाएगा। हमसे लास्ट में पूछा है, तो थैले में नीली गेंद की संख्या क्या होगी? नीली गेंद को हम क्या माने हैं? यक्स माने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः नीली गेंद की संख्या, अतः नीली गेंद या गेंदों की संख्या कितना होगा? 10 होगा। 10 बराबर 10, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आप सभी की समझ में आया होगा। जो कि हमारी सवाल नंबर 5वीं है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और आसान थे। अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 6वीं, जो कि भाई वृत्त से है, और वो तो कंफर्म है कि एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग भाई मॉडल पेपर उठाकर देखना और उस सवाल को मैच कराइएगा। वो सवाल कई बार के एग्जाम में पूछी गई है। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, सवाल नंबर 6वीं जो है भाई आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि हमें सिद्ध कीजिए बोला है। सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि 2 साकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो चलिए इसको देखते हैं, काफी आसान तरीका। और उससे पहले आपको बता दें भाई, सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां पर जाकर लाइन बाय लाइन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आप डॉक्टर मनोहर एनसीईआरटी बुक से अगर आप पढ़ते हैं भाई, उसमें किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत हो तो उसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो बना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ भाई, कुमार मित्तल एक बुक होती है भाई साइंस में, कुमार मित्तल बुक हो, अगर उसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल चाहिए, वैद्युत के, प्रकाश के, मानव नेत्र या फिर चुंबकीय प्रभाव के, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी न्यूमेरिकल चाहिए, तो भाई एक न्यूमेरिकल हम कराए हुए हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए सवाल को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पर बोला है, सिद्ध करना है कि 2 साकेंद्रीय वृत्त, मतलब भाई वृत्त की बात किया, 2 साकेंद्रीय मतलब 2 वृत्त होने चाहिए और दोनों वृत्त पास पास में होना चाहिए। दोनों वृत्त साकेंद्रीय मतलब पास पास में होने चाहिए। तो सबसे पहले यहां पर हम बनाएंगे भाई 2 वृत्त, दोनों वृत्त को हम साथ में ही बनाएंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले क्या करना है भाई, 2 साकेंद्रीय वृत्त, सबसे पहले हम वृत्त को बनाएंगे भाई। ये हमारा हो गया बड़ा वृत्त। क्या हो गया? ये हमारा बड़ा वृत्त हो गया। ठीक, ये हमारा बड़ा वृत्त हो गया। फिर एक वृत्त और बनाना है, तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे माना वृत्त COR है, जिसका जो केंद्र भाई, जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। ठीक, ये हमारा जो है पहले मान लिए। बोला है 2 साकेंद्री, साकेंद्री का मतलब होता है भाई पास पास में होगा या फिर अंदर कर दो। तो इसके अंदर जो है हमें एक और वृत्त बनाएंगे, लेकिन साकेंद्री का मतलब होता है भाई साकेंद्री, सा माने साथ साथ हो, केंद्री मतलब केंद्र, दोनों केंद्र साथ साथ हो, मतलब भाई इसी केंद्र से बड़ा वाला भी बना है और इसी केंद्र से छोटा वाला भी बना है। फिर क्या बोला है?
जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। भाई देखिए, सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, मतलब बड़े वृत्त से कोई जीवा बनाना है जो छोटे वृत्त को केवल स्पर्श करे, अंदर से ना जाए, केवल स्पर्श करे। तो यहाँ पर एक हम जो है जीवा खींचते हैं भाई, ये हो गया जीवा। इसको केवल टच करके चले जाए, मतलब केवल स्पर्श कर किया हो बस। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े वृत्त की जीवा ए बी है। क्या है? ए बी। इसका केंद्र ओ कर देंगे। बड़े वृत्त की जो जीवा है वो ए बी है। जो छोटे वृत्त को, जो छोटे वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श करती है। बोला ना स्पर्श करने को भाई, ये स्पर्श करने को मतलब टच करने को बोला है, तो ये हम पी पर टच करा दिए। अब उसके बाद क्या बोला है? स्पर्श की बिंदु पर समद्विभाजित होता है। भाई यहां से कोई यहां पर समद्विभाजित होगा, तो यहां पर सीधा हम डालेंगे, यहां पर एपी, नहीं एपी करें, ए बी पर लंब डाला, या फिर ए बी पर केंद्र से लंब डाला, ए बी पर लंब डाला। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी पर जो लंब पड़ा है क्या बना है? ओपी पड़ा हुआ है। ये बोला है कि ये सिद्ध करिए कि ये समद्विभाजित है। क्या सिद्ध करना भाई? समद्विभाजित है। जब ये केंद्र से यहाँ पर लंब पड़ा ना, ये स्पर्श रेखा का भाई टच यानी कि स्पर्श बिंदु था। जब भी हमेशा ध्यान देना, जब वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर, मतलब स्पर्श बिंदु से केंद्र तक जब हम दूरी खींचते हैं ना, तो ये हमारा 90 डिग्री में बढ़ जाता है। जब ये 90 डिग्री में बढ़ जाता है तो भाई यहाँ से तो एक चीज तो क्लियर नहीं हो पाया भाई। जब ये 90 डिग्री में बढ़ जाता है ना, तो यहाँ से ये क्लियर नहीं होगा कि ये और ये दोनों लंबाई बराबर होगी। हाँ, ये लंब है, 90 डिग्री से लंब हो जाएगा, लेकिन ये दोनों बराबर है कि नहीं भाई, ये तो क्लियर नहीं हो पाएगा। लेकिन सबसे पहले तो इतना तो हम कर ही देते हैं भाई, यहाँ पर जो बनेगा ओ पी ए, यानी कि ओ पी ए और इधर ओ पी वी, ये दोनों हमारे 90 डिग्री तो बन जाएंगे भाई, इसमें कोई शक नहीं है, इतना हम कर दिए। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो ये जो है एक ही वृत्त से बने हुए हैं भाई, वो एक ही केंद्र से बनाए गए वृत्त हैं। जब ये एक ही केंद्र से वृत्त बनाया गया और उस पर लंब बना है, तो ये कंफर्म है कि भाई दोनों आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही वृत्त के केंद्र से हैं। तो यहाँ पर हम सीधा नीचे लिखेंगे भाई ए पी बराबर का बी पी, और साइड में लिखेंगे क्योंकि दोनों एक ही बिंदु से तथा एक ही वृत्त पर खींची गई रेखाएं हैं। और लास्ट में आपको क्या करना है भाई? सिद्ध कर देना है, इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम। या फिर यहां पर लिख सकते हो आप लोग, अतः, जो हमसे सवाल में पूछा था, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती हैं, तो लिखेंगे स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। लास्ट में सिद्ध करने को बोला था भाई, तो यार लास्ट में इति सिद्धम लिख देंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल थे और आप सभी को समझ में आए होंगे। और 10 इयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई आपको हम एक वीडियो में नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ, आपको पारी पार्ट वाइज पार्ट करके भाई सभी क्वेश्चन को करा देंगे। जैसे कि आप पार्ट 1 से देख रहे हैं, बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन है भाई जो कि एग्जाम में 2-2, 3-3 बार पूछे गए हैं। बाकी हम उसको भाई डिजाइन कर दिए, जो कि 16-17 पार्ट में कवर हो जाएगा। और उसके बाद भी आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे भाई, आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और भाई डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं।